नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान का भूगोल विषय का अगला अध्याय करेंगे। राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों को करने से पहले हम थोड़ा झीलों की सामान्य बातों पर ध्यान दें। तो सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि झीलें किसे कहते हैं। झीलें किसे कहते हैं तो झीलें किसे कहते हैं। झीलें होती है पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को झीलें कहते हैं। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो झील किसे कहते हैं। पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं। या इसी परिभाषा को हम दूसरे अर्थों में देखें तो कह सकते हैं भूपटल पर स्थिर स्थलरुद्ध जलाशय होते हैं। इनका जल स्थिर पाया जाता है। तो दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं भूपटल पर स्थिर स्थलरुद्ध जलाशय होते हैं। इनका जल स्थिर पाया जाता है। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किसकी रहती है। झील। तो सामान्यतः हम झील किसे कहते हैं। भी पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला कोई स्थिर जलाशय होता है जिसे हम क्या कहते हैं, झील के नाम से संबोधित करते हैं। अब देखा जाए तो विशेषताओं के आधार पर झीलों को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है। 3 भागों के अंतर्गत विभक्त किया गया है। तो देखिए ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें एक भाग तो कौन सा हो गया, उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। एक भाग कौन सा हो गया, उत्पत्ति के आधार पर विभाजन, विशेषताओं के आधार पर। दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। और तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा, तीसरा भाग हो जाएगा जल की प्रकृति के आधार पर। तो ये हमारे पास में झीलों की विशेषता के आधार पर इनके प्रकार हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और जल की प्रकृति के आधार पर झीलों का मुख्यतः विभाजन किया जाता है। अब देखिए हमारे पास में उत्पत्ति के आधार पर जो प्रकार पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो विभाजन होता है झीलों का वो किस रूप में। एक विभाजन होता है इसका भू संचलन से निर्मित झीलें। भू संचलन से निर्मित झीलें। दूसरा पार्ट होता है इसका ज्वालामुखी क्रिया
द्वारा निर्मित झीलें, निर्मित झीलें। तीसरा पार्ट होता है हिमानीकृत, हिमानीकृत झीलें, हिमानीकृत झीलें। चौथा पार्ट होता है नदियों द्वारा निर्मित झीलें। और पांचवा पार्ट होता है पवनों या वायु द्वारा निर्मित झीलें। 5 पार्ट। इसी प्रकार से छठा पार्ट होता है भूमिगत जल द्वारा निर्मित झीलें, निर्मित झीलें। और 7वां प्रकार होता है भूस्खलन के द्वारा निर्मित झीलें, निर्मित झीलें। तो ये हमारे पास में उत्पत्ति के आधार पर झीलों का विभाजन माना जाता है। उत्पत्ति के आधार पर झीलों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। वैसे देखा जाए तो इन सभी के उपभाग भी हो जाते हैं, जो 7 प्रकार दे रखे हैं इनके उपभाग भी हो जाते हैं। अपने को यहां पर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झीलों से संबंधित जो प्रश्न है या तो उनकी प्रकृति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है या मूल रूप से झीलों का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके आधार पर हमें थोड़ा सा पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास में झीलों को जो है विशेषता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 पार्ट कौन से हैं इसके? उत्पत्ति के आधार पर झीलों का विभाजन, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलों का विभाजन और जल की प्रकृति के आधार पर झीलों का विभाजन। यहां हम पहला पार्ट कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर झीलों का विभाजन। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने भागों में बताया है झीलों को? 7 भागों में। ये 7 कौन से हो गए? भू संचलन से निर्मित झीलें, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक क्रिया के द्वारा निर्मित होने वाले उपभाग जो होते हैं वो हमारे पास में जो झीलों का रूप धारण कर लेते हैं वो आपके कौन से पार्ट होते हैं? भू संचलन से निर्मित झीलें होती है। दूसरा पार्ट है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झीलें। ये भी पृथ्वी की आंतरिक क्रिया है और उस आंतरिक क्रिया के द्वारा लावा के रूप में ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है तो उस लावा की वजह से जो है जो पृथ्वी का ऊपरी आवरण होता है उस पे लावा धीरे धीरे आकर के ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में ऊपरी जो खड भाग जो होता है उसके अंतर्गत वर्षा जल इत्यादि जो है वो एकत्रित हो जाते हैं और जो कि किस रूप में पाए जाते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर पाए जाते हैं और झीलों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें क्रेटर या काल्डेरा झीलों के रूप में पुकारा जाता है। तो वो विशेषता आपके पास में किसके रूप में रहती है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलों के रूप में रहती है। इसी प्रकार से हिमानीकृत झीलें, अर्थात कि हमारे पास में जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं या धरातलीय भाग के वो ऊंचे भाग जहां पर स्नोफॉल और बर्फ वर्ष पर्यंत होती रहती है और बर्फ जमी रहती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है मध्यवर्ती भागों में झीलों का निर्माण हो जाता है और वो झीलें जो है वो किसके रूप में पाई जाती है? हिमानी यानी बर्फीली झीलों के रूप में पाई जाती है। तो वो हमारे पास में हिमानीकृत झीलें होती है। या फिर उस जल के द्वारा प्रवाहित होने से वो बर्फीला जो क्षेत्र है वो पिघल जाता है या खड्डेनुमा भागों के रूप में बन जाता है, तो उनके मध्यवर्ती भागों में जो जल एकत्रित हो जाता है उस जल एकत्रीकरण भाग को हम क्या कहते हैं? हिमानीकृत झीलों के रूप में पुकारते हैं। तो ये विशेषता किसकी रहेगी? हिमानीकृत
झीलों की रहेगी। इसके बाद में है नदियों द्वारा निर्मित झीलें। तो नदियों द्वारा निर्मित झीलें यानी कि अपने उद्गम स्थल से जब नदियां प्रवाहित होकर के और किसी स्थल भाग की तरफ बढ़ती है, तो जब वो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गति करती है तो उस अवस्था के मध्यवर्ती भागों में उसके अनेक उप शाखाएं प्रवाहित होती है और उन उप शाखाओं के द्वारा उनका कैचमेंट एरिया भी बहुत बड़ा होता है और उस कैचमेंट एरिया के बीच बीच के अंतर्गत जब पानी का प्रवाह कम हो जाता है तो वो नदियां जो है वो धीरे धीरे संकुचित होती जाती है और जिसके कारण से उसका बहुत सारा जल जो है वो पीछे छूटता जाता है और जिसके द्वारा जो है वो गोखुर झीलों का निर्माण होता है। तो वो गोखुर झीलें जो है वो किसका प्रकार है? नदियों द्वारा निर्मित झीलों का प्रकार माना जाता है। तो इस प्रकार से नदियां जो है वो बहुत सी झीलों का निर्माण भी करती रहती है समय समय पर। इसी प्रकार से पांचवा प्रकार हमने लिखा है पवनों या वायु के द्वारा निर्मित झीलें। पवनों या वायु के द्वारा निर्मित झीलें कौन सी होती है? जैसे कि हम हमारे राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत जो मरुस्थलीय भाग है तो वहां पर जब पवनें चलती है तो पवनों की रगड़ से जो है वो स्थल भाग जो है वो उत्पादित हो जाता है। ऊपरी आवरण जो है वो धीरे धीरे जो मुलायम भाग है वो कणों के रूप में पृथक होता जाता है और खड़ भूमियों का निर्माण हो जाता है और उन खड़ भूमियों के अंतर्गत जो है वो वर्षा जल एकत्रित हो जाता है और जिसके कारण से यहाँ की फेमस झीलें जो कि हमारे पास में पवनों या वायु के द्वारा निर्मित झीलें होती है वो फेमस झीलें किसके रूप में पुकारी जाती है? पलाया झीलों के रूप में पुकारी जाती है। तो वो पलाया झीलें जो है वो किसका उदाहरण है? पवनों या वायु के द्वारा निर्मित झीलों का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से स्थल भाग के ऊपर जो है वो पवनें या वायु प्रवाह जो है वो भी पृथ्वी के धरातल पर झीलों का निर्माण करता रहता है। तो ये विशेषता हमारे पास में उत्पत्ति के आधार पर पवनों की रहती है। इसी प्रकार से भूमिगत जल के द्वारा भी जो है वो किसका निर्माण होता है? बहुत सी झीलों का निर्माण होता है और भूस्खलन के द्वारा भी निर्मित झीलों का निर्माण जो है वो किसके आधार पर होता है? उत्पत्ति के आधार पर माना जाता है। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किस रूप में मानी जाती है? उत्पत्ति के आधार पर झीलों की विशेषता मानी जाती है। दूसरे पार्ट के रूप में देखा जाए तो दूसरा कौन सा है? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलों के प्रकार। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो है वो झीलें कितने प्रकार की मानी जाती है? तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलें कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की मानी जाती है। ये 2 प्रकार कौन से हैं? एक प्रकार तो है प्राकृतिक झीलें, प्राकृतिक झीलें, और दूसरा प्रकार कौन सा है? कृत्रिम झीलें, कृत्रिम झीलें। तो हमारे पास में निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलें जो है वो कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 2 प्रकार की पाई जाती है और वो 2 कौन सी है? एक तो है प्राकृतिक अर्थात प्रकृति के द्वारा स्वतः ही निर्मित होने वाली अर्थात भौतिक भाग के रूप में निर्मित होने वाली झीलें, और दूसरी कृत्रिम अर्थात ऐसी झीलें जिनका मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए या फिर पर्यटन के लिए या अपने आनंदो अनुभूति के लिए जो है वो झीलों का निर्माण किया हो, वो आपके पास में कौन सी है? कृत्रिम झीलें कहलाती है। तो साधारणतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक झीलें कौन सी होती है? प्राकृतिक झीलें वो झीलें होती है जिनमें मानव का योगदान नहीं होता है, प्रकृति द्वारा ही निर्मित होती है। और कृत्रिम झीलें कौन सी होती है? वो झीलें होती है जो मानव के द्वारा निर्मित की हुई होती है। तो ये विशेषताएं किसके आधार पर होती है? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलों का विभाजन माना जाता है। नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत देखें तो तीसरा भाग कौन सा है? जल की प्रकृति के आधार पर झीलों का विभाजन। तो जल की प्रकृति के आधार पर झीलों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। और 2 भाग कौन से हो जाएंगे? एक तो प्रकृति के आधार पर कौन सी हो जाएगी? खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, पानी की झीलें हो जाएगी। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? मीठे पानी की झीलें, मीठे
पानी की झीलें, झीलें। तो ये हमारे पास में किसके आधार पर है? ये है जल की प्रकृति के आधार पर झीलों का विभाजन। तो जल की प्रकृति के आधार पर झीलें कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक तो कौन सी? खारे पानी की झीलें, और दूसरी कौन सी है? मीठे पानी की झीलें हैं। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किसके रूप में है? ये है हमारे पास में निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर झीलों का विभाजन है। तो सामान्यतः ये हमें बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है भी, झीलें जो है वो कितने प्रकार की होती है और किस किस पर आधार पर जो है वो झीलों का निर्माण होता है। तो ये विशेषताएं हैं हमारे पास में झीलों की सामान्य जानकारी के अनुसार। अब देखा जाए तो हमारे पास में जो झीलें हैं, तो झीलों के अंतर्गत अगर हम देखें तो मुख्यतः विश्व के अंतर्गत जो झीलें पाई जाती है उनमें कुछ एक मुख्य मुख्य बातें अपने करते हैं। उनमें देखा जाए तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? विश्व के अंतर्गत झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। दूसरे क्रम के अंतर्गत देखें तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। तो हमारे पास में विश्व के अंतर्गत झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर मानी जाती है। दूसरे क्रम के अंतर्गत देखें तो ये तो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और आपसे अगर पूछे भी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? तो झील कौन सी रहेगी? तो हमारे पास में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, जो कि कहां पर है? जयपुर राजस्थान के अंतर्गत। जयपुर राजस्थान के अंतर्गत। तो प्रशासनिक दृष्टि से जो है वो ये जयपुर में है। और वैसे इसका विस्तार कितने जिलों में है? 3 जिलों के अंतर्गत है। जयपुर, अजमेर और नागौर क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इसका रखरखाव जो है वो किसके अधीनस्थ रहता है? जयपुर के। इसलिए हम कहते हैं भी सांबर झील का संबंध कहां से है? राजस्थान के जयपुर जिले से माना जाता है। इसी प्रकार से आपसे कहे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और प्रकार के रूप में कैसी? तटीय झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन किस प्रकार की? तटीय झील। तो कौन सी है? तो तटीय झील के अंतर्गत आ जाती है चिल्का झील आ जाती है। चिल्का झील। और चिल्का झील का संबंध कहां से है? तो इसका संबंध है उड़ीसा से। चिल्का झील का संबंध कहां से है? उड़ीसा से है। इसी प्रकार से सामान्य जानकारी के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। कौन सी आ जाएगी? सुपीरियर झील आ जाएगी। सुपीरियर झील। इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध है कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो ये इनके संयुक्त रूप से जो है वो सुपीरियर झील पाई जाती है। इसे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के रूप में भी पुकारा जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो
सुपीरियर झील है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुल्लर झील है। कौन सी झील हो जाएगी? वुल्लर झील। और वुल्लर झील का संबंध किससे है? जम्मू एंड कश्मीर से माना जाता है। J&K से जो है वो वुल्लर झील का संबंध रहता है। ये वुल्लर झील जो है वो झेलम नदी के ऊपर अवस्थित है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? भारत की रहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुल्लर झील है, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत विस्थापित है। तो ये विशेषता हमारे पास में झीलों के अंतर्गत मीठे और खारे जल के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत देखा जाए तो इन्हीं झीलों की विशेषताओं के अनुरूप अगर हम देखें तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वो भी एशिया के अंतर्गत है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा टीसो सिकरू झील है। और कहां पर है ये है तिब्बत के अंतर्गत, तिब्बत में। तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीसो सिकरू झील है, जो कि एशिया के अंतर्गत और तिब्बत क्षेत्र के अंतर्गत विस्थापित है। इसके बाद में देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? तो नौकायन झील में आ जाएगी टीटीकाका झील, जो कि कहां पर है? पेरू और बोलीविया सीमा पर। बोलीविया, तो पेरू और बोलीविया क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी झील है? विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है, जिसे किस नाम से पुकारते हैं? टीटीकाका झील के रूप में पुकारते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रह जाएगी? झीलों की रह जाएगी। जो एक तो है आपके पास में सबसे ऊंची, और दूसरी कौन सी है? सबसे ऊंची नौकायन झील है। इसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी रहेगी? तो इसमें आ जाता है देवताल झील। और ये झील कहां पर है? ये झील है उत्तराखंड के अंतर्गत। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी है? भारत की सबसे ऊंची झील देवताल झील की विशेषता रह जाती है। तो ये हमारे पास में सबसे ऊंची झील है। इसी प्रकार से देखा जाए तो विश्व की सबसे गहरी झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा बेकाल झील। और ये झील कहां पर है? ये झील है रूस के अंतर्गत। विश्व की सबसे गहरी झील है तो कौन सी हो जाएगी? बेकाल झील। और कहां पर है ये? रूस के अंतर्गत है। इसी प्रकार से देखा जाए तो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, झील। तो विश्व की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन सी है? तो इसमें आंसर आ जाएगा वॉन झील। और ये कहां पर है? ये है तुर्की के अंदर। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कहां पर है? वॉन झील है। और वो कहां पर है? तुर्की के अंतर्गत है। इसी प्रकार से कहे कि विश्व की सबसे नीची झील, विश्व की सर्वाधिक नीची झील पूछे, नीची
झील। तो सबसे नीची झील कौन सी हो जाएगी? मृत सागर हो जाएगी, मृत सागर। ये कहां पर है? जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन, इजराइल क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं जो विश्व और भारत की विशेषताएं बताती है। अब इन्हीं आधारों पर हम किसके ऊपर करेंगे? ये विशेषताएं हम हमारे राजस्थान के अंतर्गत भी करेंगे। तो ये कुछ एक जर्नल विशेषता थी जो लगभग आजकल सभी एग्जामों के अंतर्गत जो है वो विश्व और भारत और ये सब चीजें एक साथ ही है। तो इसलिए जो है वो हम कुछ एक बेसिक बातें जो थी वो हम झीलों के साथ में पूर्व में ही कर रहे हैं। वैसे अगर हम जो है इन झीलों को भारत और विश्व के अंतर्गत हम अलग अलग इनका जो है चैप्टर अलग से करेंगे, लेकिन यहां पर हम कौन सा कर रहे हैं? अभी राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत झीलों का अध्याय पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हमने कुछ एक बातें जो है वो विश्व और भारत की रचनाओं के ऊपर भी की है। तो अब देखिए हमारे पास में राजस्थान की विशेषता के अनुसार हमारे पास विशेषताएं। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो झीलें हैं तो उनका निर्माण भी यही रहता है कि हमारे पास में जो विश्व स्तर पर झीलों का निर्माण हुआ है उसी प्रकार से ही जो निर्माण की प्रक्रिया रहती है वो भी राजस्थान के अंतर्गत भी वैसी ही प्रक्रिया रहती है। अब देखा जाए तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि झीलों का जो अध्ययन है, झीलों का अध्ययन जो है, अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन कहलाता है आपके पास में मुख्यतः अगर हम देखें तो लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे पास में राजस्थान के अंतर्गत झील विकास, झील विकास प्राधिकरण, झील विकास प्राधिकरण मुख्यालय, मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो ये मुख्यालय है राजस्थान के जयपुर जिले के अंतर्गत। झील विकास प्राधिकरण मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत है। इसके बाद में देखें तो हमारे पास राजस्थान की झीलों को उनकी जलीय प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रकृति के आधार पर जो है वो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। तो राजस्थान की झीलों को उनकी जलीय प्रकृति के आधार पर, जलीय प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो वो 2 भाग कौन से हो जाते हैं जलीय प्रकृति के आधार पर? एक हो जाएगा आपके पास में खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें एक पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा यहां पर? मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। जलीय प्रकृति के आधार पर राजस्थान की झीलों को जो है, राजस्थान की झीलों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो खारे पानी की झीलें और एक क्या है? मीठे पानी की झीलें। अब देखा जाए प्रथमतः खारे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलों पर हमारे जो विद्वान हैं वो एक मत नहीं है, सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रथम विद्वान जो है उनका नाम है हुमस। इन्होंने जो है क्या कहा है? इन्होंने कहा है आंतरिक जल प्रवाह की नदियों से विशाल जलाशय
विशाल जलाशयों से खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। झीलों का निर्माण होता है। होम्स ने बताया है कि आंतरिक जल प्रवाह की नदियों से विशाल जलाशयों से खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। तो इन्होंने जो है वो नदियों को महत्वपूर्ण माना है और उन नदियों के द्वारा जो है वो आंतरिक अपवाह की जो नदियां होती है वो कहते हैं कि वो इन झीलों का, अर्थात कौन सी झीलों का, खारे पानी की झीलों का निर्माण करने में अपना योगदान देती है। इसी प्रकार से दूसरे विचारक हुए हैं नोटोलिंग। इन्होंने कहा है कि लवणीय चट्टानों से निकलने वाले जल स्रोतों के द्वारा खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। तो अब दो अलग अलग प्रश्न हो गए भी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आंतरिक नदियों का जो जल प्रवाह होता है उसके द्वारा जो है उनके जलाशयों का निर्माण जो होगा वो किसके रूप में होगा? खारे पानी की झीलों के रूप में होगा। ये बात कौन कहता है? होम्स कहता है। दूसरा है नोटोलिंग। ये कहते हैं कि लवणीय चट्टानों से निकलने वाले जल स्रोतों से जो झीलों का निर्माण होता है वो किस प्रकृति की होती है? वो खारे पानी की झीलें होती है। और तीसरा जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है और काफी बार प्रश्न में पूछा भी जा चुका है, तीसरा है आपके पास में जो विद्वान कौन से रहेंगे? तीसरे विद्वान है हॉलैंड एवं क्राइस्ट। ये विद्वान क्या कहते हैं? ये विद्वान कहते हैं कि जो मरुस्थलीय इलाके हैं, अर्थात हम किसकी जिक्र कर रहे हैं? राजस्थान की झीलों का। तो उसके आधार पर ये कहते हैं कि राजस्थान की झीलें जो है, जो मुख्यतः खारे पानी की झीलें हैं, वो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विस्थापित है। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो झीलें निर्मित है वो झीलें मानसूनी पवनों के द्वारा निर्मित हुई मानी जाती है। उनका यह मानना है कि जब मानसूनी पवनें, और मानसूनी पवनें कौन सी? अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, बीए हम माने, बीए हो गया भारत का मानचित्र, ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। और इधर अगर देखें तो ये कौन सा क्षेत्र आ गया? गुजरात का क्षेत्र। और ये कौन सा है? पश्चिम। और यहां पर क्या है? अरब सागर माना जाता है। तो इसके आधार पर जब यहां से पवनें चलती है तो ये पवनें कौन सी है? दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं। और इन दक्षिणी पश्चिमी पवनों के मार्ग के अंतर्गत कौन आता है? हमारा राजस्थान। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र जब आता है तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनें जो है वो गुजरात के कच्छ के रण से होकर के गुजरती है। और जिसके कारण से ये पवनें यहां से लवणीय मात्रा के कण जो है वो अपने साथ बहाकर ले जाती है। और उनको कहां ले जाती है? उनको राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जाकर के विस्थापित कर देती है। यह बात कौन कहते हैं? ये हॉलैंड एवं क्राइस्ट कहते हैं। और उनके द्वारा जो ये कहना है कि इन्हीं पवनों के द्वारा जो है वो राजस्थान के अंतर्गत खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। तो ये विशेषता रहती है हॉलैंड एवं क्राइस्ट के द्वारा कही हुई बातों की। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये खारे पानी की विशेषता है। लेकिन लगभग अगर इसके अंतर्गत देखा जाए तो सभी लोग एक बात को बखूबी मानते हैं कि राज्य के अंतर्गत खारे पानी की झीलों का निर्माण जो है वो किसके आधार पर होता है? तो उत्पत्ति के आधार पर देखें तो यहां पर किसका भाग माना जाता है? टेथिस सागर के अवशेष माना जाता है कि प्राचीन समय में जो टेथिस सागर था उसके अवशेष के रूप में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो झीलें निर्मित हुई हैं वो झीलें किसके रूप में पाई जाती है? खारे पानी की झीलों के रूप में पाई जाती है। तो यहां पर हम मुख्यतः क्या कहते हैं? टेथिस सागर का अवशेष जो है वो राज्य की कौन सी झीलें हैं? खारे पानी की झीलें हैं।
इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील है। कौन सी झील रहेगी, सांभर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब दूसरी तरफ विशेषता देखें तो हमारे पास में कौन सी है, मीठे पानी की झील। और मीठे पानी की झीलें जो है वो ज्यादातर तो कहां पर है, ये मुख्यतः अरावली पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में है। और वैसे देखें तो संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में लगभग जो है वो मीठे पानी के अवशेष जो है वो झीलों के रूप में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमारे पास में मीठे पानी की झीलें और एक प्रकार कौन सा है, खारे पानी की झीलें। अब देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत जो ये खारे पानी की झीलें हैं, इन खारे पानी की झीलों के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में लवण की मात्रा जो है वो भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होती रहती है। और जिसके आधार पर संपूर्ण भारत के अंतर्गत देखा जाए तो भूमिगत लवणीयता के रूप में भूमिगत जल से लवण निर्माण में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम स्थान है, अर्थात सर्वोच्च स्थान जो है वो किसका माना जाता है, राजस्थान का। और किस रूप में, भूमिगत जल के लवण की प्राप्ति के रूप में माना जाता है। अब देखते हैं हम राजस्थान की झीलों के अंतर्गत भी हमारे पास में ये दो प्रकार की झीलें हैं। एक तो कौन सी है, खारे पानी की झीलें, और दूसरी कौन सी है, मीठे पानी की झीलें। तो यहां पर हम सर्वप्रथम देखते हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है। अगर हमने एक बार ये देख लिया भी राज्य के अंतर्गत ये खारे पानी की झीलें हैं, और फिर उसके बाद बची हुई सभी झीलें किस प्रकार की होगी, मीठे पानी की झीलें होगी। तो प्रकृति हमने उत्पत्ति के आधार पर जो है वो कितने भागों में बांट रखा था, दो भागों में। एक तो कौन सी थी, खारे पानी की झील, और एक कौन सी थी, मीठे पानी की झील। तो राज्य के अंतर्गत खारी पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें हम किसका जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान। तो राजस्थान के अंतर्गत खारे पानी की झीलें, तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील। और सांभर झील का प्रशासनिक दृष्टि से रख रखाव जो है वो किसके अधीनस्थ है, जयपुर। तो सांभर झील मुख्यतः कहां पर है, जयपुर। और वैसे कितने जिलों के अंतर्गत विस्तृत है सांभर झील, 3 के अंतर्गत, एक तो जयपुर, एक नागौर और एक अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत है। दूसरी देखें तो यहां पर कौन सी आ जाएगी, डीडवाना झील आ जाएगी। डीडवाना झील का संबंध जो है वो कहां से रहता है, नागौर क्षेत्र से रहता है। तीसरी आ जाएगी हमारे पास में पचपदरा झील का संबंध कहां से है, बाड़मेर से। इसके बाद में देखा जाए तो नेक्स्ट झील कौन सी आ जाएगी, लूणकरणसर झील आ जाएगी। और लूणकरणसर झील का संबंध किससे रहता है, लूणकरणसर बीकानेर से रहता है। तो ये बीकानेर क्षेत्र की झील है। इसके बाद में देखा जाए तो नेक्स्ट झील कौन सी आ जाती है, रेवासा व कोछोर झील। ये कहां पर है, सीकर के अंतर्गत, रेवासा या कोछोर झील जो है। इसके बाद में देखें तो आ जाएगी ताल छापर झील। ताल छापर झील कहां पर है, यह है चूरू के अंतर्गत। इसके बाद में देखें तो आ जाएगी कावोद झील व पोकरण झील। तो कावोद या पोखरण झील का संबंध कहां से रहता है, यह आ जाएगी जैसलमेर जिले के अंतर्गत, जैसलमेर जिले में। इसके बाद में 8वें क्रम के अंतर्गत देखें तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, फलोदी व बाप झील। इनका संबंध कहां से है,
इनका संबंध है जोधपुर जिले से। इसके बाद में 9वें क्रम के अंतर्गत देखें तो कौन सी आ जाएगी, कुचामन, नावा व डेगाना झीलें। डेगाना झीलें ये कहां पर है, ये झीलें हैं नागौर के अंतर्गत। तो अगर देखा जाए तो ये मुख्यतः हमारे पास में किस प्रकार की झीलें हैं, ये सभी झीलें जो है वो किस प्रकार की है, ये है खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान के अंतर्गत